है चैप्टर 1 का जो रिमेनिंग पार्ट था उसके बारे में हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो उसकी टेक्निक, उसकी जो मेथड है उनके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप्स में आप जो है क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने सॉइल के बारे में, सॉइल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सोइंग, यानी बीज की जो सीड होती है उसकी बुआई कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र का क्या रोल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। तो ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव लाइफ, ठीक है। मेरे को पता है कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनको जीने के लिए क्या होता है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पानी जो होता है वो किसी के लिए भी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सो वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। जो हमारे जो प्लांट है उसके रूट के थ्रू जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और साथ में वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स और फर्टिलाइज़र भी जो है उसके साथ एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सो प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट जो होता है वो 90% क्या करता है, वाटर कंटेन करता है। सो वाटर इज ए इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। हमको पता है कि वाटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, क्योंकि जो सीड होता है वो वाटर के कारण से ही जर्मिनेट होता है। क्योंकि अगर वो ड्राई कंडीशन में होता है, ठीक है, सीड, तो वो जर्मिनेट नहीं हो सकता, यानी उसमें जो है अंकुरण नहीं होगा। सो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं पार्ट्स, जो प्लांट होते हैं उनके सभी पार्ट्स में, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। जो वाटर जो होता है वो क्रॉप को जो होता है फ्रोस्ट एंड हॉट एयर जो होते हैं करंट से, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। और साथ में जो सॉइल होता है उसके मॉइस्चर को भी क्या करती है, कंट्रोल, मेंटेन करने का काम करती है, ताकि आपको एक हेल्दी जो होता है जो क्रॉप होता है उसका ग्रोथ क्या हो सके, हेल्दी तरीके से हो सके। सो फील्ड हैव टू बी वाटरेड रेगुलरली। इसीलिए जो होता है, जो फील्ड होते हैं उसको जो है रेगुलरली वाटरेट किया जाता है, रोज जो है उसको पानी दी जाती है, ताकि जो उसकी सॉइल होती है उसके मॉइस्चर को बनाया रखा जा सके, ताकि जो है क्रॉप का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी वाटर का सप्लाई क्रॉप में रेगुलर इंटरवल में किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। सो द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो फ्रीक्वेंसी होती है वाटर की यानी इरिगेशन की, वो क्रॉप टू क्रॉप क्या होती है, अलग होती है। सॉइल टू सॉइल अलग होती है और सीजन टू सीजन अलग होती है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किसी भी क्रॉप को वाटर या उसमें जो इरिगेशन हो रही है, ठीक है, आप जो इरिगेशन कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि वो क्रॉप कौन सी है, वो सॉइल किस तरीके का है और वो सीज़न कौन सा है। क्योंकि आप देखते होंगे कि क्रॉप जो गेहूं वगैरह के जो क्रॉप्स होते हैं उसमें आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप 1-2 बार सिंचाई करते हो, 1-2 बार पानी देते हो उनको, तो फिर उनकी जो है अच्छी फसल आपको मिल जाती है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम पैडी यानी धान की बात करें तो उसमें आपको रेगुलर वाटर जो है ध्यान देना पड़ता है, उसमें रेगुलर सिंचाई करनी पड़ती है। उसी तरीके से जो सॉइल होता है, सॉइल में जहाँ पे गीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी। लेकिन उसी तरीके से अगर हम ड्राई जगह की बात करें, जहाँ पे ड्राई सॉइल होते हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर पानी या इरिगेशन करना पड़ता है। उसी तरीके से सीज़न की अगर हम बात करें तो अगर रेनी सीजन है तो आपको पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम समर की बात करें तो वहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली जो है वाटर देना पड़ता है, ठीक है। सो कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीफ। और गर्मियों में हम ये भी देखते हैं कि जो इवोपरेशन की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे पानी जो है इवोपरेट होते जाती है लीफ से, ठीक है। तो इसीलिए जो है गर्मियों के दिन में जो है आपको प्रॉपर पानी यानी इरिगेशन करना पड़ता है। अब देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसके थ्रू जो है आप क्रॉप को
इरिगेट करते हैं या उनको सिंचाई देते हैं। सो द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल। ठीक है, तो ये बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसकी सहायता से जो है आप क्रॉप को इरिगेट कर सकते हैं या इरिगेशन किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं विथ डायग्राम यहाँ पे देखें। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात हुई है। ठीक है कि पहले ज़माने में इरिगेशन या सिंचाई का काम किस तरीके से होता है, कौन से मेथड यूज़ करते थे। सो द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनॉल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड। जो वाटर प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते थे, जो कुएँ होते थे, जो झील होते थे, जो कैनाल होते थे, उनसे पानी को लिफ्ट किया जाता था डिफरेंट मेथड से। डिफरेंट रीजन में इन डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट मेथड से फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। ठीक है, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। जो कैटल होते थे और जो ह्यूमन लेबर्स होते थे ये यूज़ करते थे इस मेथड का। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती थी बट बहुत क्या होती लेस होती थी, लेस एफिशिएंट होती थी। सो द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल वेज दिए हुए हैं। सबसे पहले मोट यानी पुली सिस्टम। इसमें क्या होता था, यहाँ आप देखेंगे मोट में यहाँ देखो यहाँ पे कुआं है, वेल बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एक रस्सी जो लगी हुई है, ठीक है, वो वहाँ कहीं और से अटैच है और यहाँ पे एक बाल्टी या फिर एक कोई सामान जहाँ पे पानी भर के आप जो है ला सके, तो उस तरीके से वो सीधा जाता था और यहाँ पे कोई भारी सामान उसमें लगी हुई होती थी और वहाँ से वो पानी ऊपर आता था और इस तरीके से जो है ये पानी जो है आपको फील्ड में दे दिया जाता था, क्रॉप को दे दिया जाता था। उसी तरीके से चैन पंप होता था। चैन पंप में इस तरीके से चैन लगी हुई होती थी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चैन पंप के बारे में। ठीक है, चैन पंप में यहाँ पे चैन लगी हुई होती थी। ठीक है, ये चैन लगी हुई होती थी। दो वेल होते थे, ये एक वेल है और इधर एक वेल होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में चैन लगी हुई होती थी। यहाँ वाटर सोर्स से ये बाल्टी के थ्रू पानी उठाई जाती थी और जो है आपकी जो है पानी जो है इस तरीके से जो है क्रॉप को दे दी जाती थी। नेक्स्ट है ढेकी सिस्टम। ढेकी सिस्टम में क्या हुआ करता था, यहाँ आप देखोगे कि एक वुड लंबा सा एक लकड़ी है। ठीक है, उसको एक जो है पत्थर से बांध दिया गया है और एक एंड को जो है किसी बाल्टी से बांधा गया है। अब ये जो है, अब जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये बाल्टी से पानी लाता था। फिर उसके बाद जो है ये फोर्स इसमें ज़्यादा भारी होने के कारण से जो है ये नीचे झुकता था और ये बाल्टी जो है ऊपर आ जाती। तो इस तरीके से जो है क्रॉप को पानी दे दी जाती थी। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है आपका रहट सिस्टम। रहट सिस्टम में देखोगे यहाँ पे एक जिसको लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक वेल बना हुआ है, देखो चक्का लगा हुआ है और इसी में जो है बहुत सारे पात्र लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बाल्टी लगे हुए हैं और ये आपका पानी का सोर्स है। यहाँ से पानी उठ रही है, सोर्स से ले ली जा रही है। वेल अब जो है कंटिन्यू घूम रहा है, किसके थ्रू, यहाँ पे देखिए कैटल जो है कैटल या फिर जो बैल है उसके थ्रू जो है ये इसको घुमाया जा रहा है इस वेल को, और जो पानी सोर्स से निकाला जा रहा है, जो वाटर सोर्स है उसमें से पानी निकाल के जो है क्रॉप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके थे जो है सिंचाई के पहले ज़माने में। सो पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो पंप जो है कॉमनली यूज़ की जाती है पानी को लिफ्ट करने के लिए नीचे से। जैसे अगर हम वेल, आप लोगों ने अब देखा भी होगा कि जगह जगह पे ट्यूबवेल बन गए हैं जिसकी सहायता से जो कुएँ हैं वहाँ से पानी को ऊपर लाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। किसकी सहायता से, डीजल की सहायता से। बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी जो है हेल्प करती है इन सब को यूज़ करने के लिए। अब हम मॉडर्न मेथड के बारे में बात किया। अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड से इरिगेशन के बारे में बात कर रहे थे, जो सिंचाई होती थी वो पुराने ज़माने में कैसे हुआ करती थी, कौन से ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते थे। अब हम मॉडर्न मेथड की बात करें कि मॉडर्न मेथड में कैसे इरिगेशन होता है। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो। मॉडर्न मेथड जो है बहुत यूज़फुल है। ठीक है, उसमें जो है बहुत से लोगों की लेबर की बचत होती है, का टाइम भी सेव होता है। ठीक है,
इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए सही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेथड जो है फॉलो की जाती है, तो सबसे पहले जो है वो है आपका स्प्रिंकल सिस्टम। सो स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये जो सिस्टम होती है वो बहुत यूज़फुल होती है जहाँ पे अनइवन लैंड होती है, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता। सो द परपेंडिकुलर पाइप होती है हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if in the raining sprinkle. आप लोगों ने स्प्रिंकल देखा होगा, आपने फुहारे देखे हैं, ठीक है। ये जगह जगह जो है पाइप के थ्रू जो है फुहारे बना दिए जाते हैं जहाँ पे वाटर सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे ये स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने फुहारा देखा होगा, आप लोगों ने बहुत जगहों पे देखा भी होगा, आजकल यही टेक्निक अपनाई जाती है कि वहाँ पे एक पाइप के थ्रू जो है पानी को ले जाया जाता है और एक पाइप होती है जिसमें जो है फुहारे के थ्रू जो है पानी जो है क्रॉप तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक स्प्रिंकल सिस्टम होता है। नेक्स्ट जो होता है वो आपका ड्रिप सिस्टम है, ठीक है। ये आपका स्प्रिंकल सिस्टम का यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है। स्प्रिंकल सिस्टम में आप देखोगे कि ये वेल से पानी निकाली जा रही है, ठीक, और ये वेल है, वहाँ से पानी जो है ट्यूबवेल के थ्रू निकाली जा रही है और पाइप के थ्रू ये अटैच है। और ये जो है आपका एक एक पाइप ऐसे लगा दी जाती है और यहाँ पे देखेंगे क्रॉप है और यहाँ पे स्प्रिंकल के थ्रू यानी जो पानी जो है स्पार्क करते हुए जैसे फुहारा होता है ना, उसी तरीके से पानी जो है क्रॉप तक पहुँचाई जाती है। नेक्स्ट रहते हैं ड्रिप सिस्टम। ये बहुत ही यूज़फुल है, आज की डेट में यही ड्रिप सिस्टम यूज़ किया जाता है। सो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इससे में जो है पानी की भी बचत होती है और पानी वहाँ तक पहुँचा दी जाती है जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर गिराई जाती है डायरेक्टली प्लांट के रूट्स तक। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम एंड इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन्स एंड ट्री। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स और ट्री को प्लांट वाटर देने का। सो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। और ये वाटर का बहुत कम जो वेस्ट होता है, इसमें वाटर बहुत कम वेस्ट होता है क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर तक ये पानी ड्रॉप जो है वहाँ तक पहुँच जाती है, प्लांट के रूट तक ये पहुँच जाती है। और ये उन जगहों पे बहुत यूज़ होती है जहाँ पे वाटर बहुत कम मात्रा में मिलती है। देख सकते हैं हम यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है कि ये वेल सोर्स है वाटर का, ठीक है। यहाँ से वेल के थ्रू मशीन के थ्रू जो है पानी यहाँ आ रही है, यहाँ पाइप के थ्रू ये जो है इस तरीके से ये पाइप बची हुई है। यहाँ देखें अगर ये क्रॉप है और क्रॉप से रिलेटेड ही यहाँ पे देखो ये पाइप है, यहाँ पे ड्रॉप जो है यहाँ के रूट तक जो है पानी जो है यहाँ के क्रॉप के रूट तक पहुँचा दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ड्रिप सिस्टम के थ्रू जो है वाटर जो है फसल तक पहुँचा दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड। सो प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम सीड्स। अब आपने बीज तो बो दिया, ठीक है, आपने सिंचाई भी कर दी, ठीक, लेकिन आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी जो वीड्स मतलब होता है खरपतवार, अनचाहे जो पौधे उग जाते हैं फसल्स में, जो फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो उनके साथ उग जाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट के लिए होते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं प्लांट की जगह वो लेने लग जाते हैं, तो उनको कमी हो जाती है उन सब चीज़ों को और उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इन सब के लिए कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मतलब आपने जो है पौधे सीड्स लगा दिए, ठीक है, उसमें आपने फर्टिलाइज़र मैन्योर डाल दिए, ठीक है, उनमें अच्छे से सिंचाई कर ली, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि क्रॉप के साथ जो है बहुत अनचाहे जो है पौधे जिनको खरपतवार कहते हैं वो भी उग जाते हैं, जो कि प्लांट के लिए सही नहीं होता, क्योंकि प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में वो ये लेने लग जाते हैं, जिससे जो प्लांट होते हैं उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे बुझवन पहली वेंट टू ए नियर बाय wheat field and saw that there were some other plant in the field,
जो बूझो और जो पहेली हैं वो अपने पास में ही एक जो गेहूं का फील्ड होता है या खेत होता है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि गेहूं के प्लांट के साथ ही कुछ और भी प्लांट जो हैं वहाँ पे उगे हुए हैं। सो ग्रोइंग अलॉन्ग विथ वीट प्लांट, जो प्लांट के साथ जो है ग्रोथ कर रहे हैं वीट के प्लांट के साथ। सो इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। ठीक है, वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ फील्ड में बहुत सारे अनडिजायरेबल अनैच्छिक जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ग्रो कर रहे हैं नेचुरली, किसके साथ, प्लांट के यानी क्रॉप के साथ। सो दिस अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। यानी अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि वीड्स क्या होते हैं, तो वीड्स जो होते हैं जो द अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ दिस वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है वीड को, वो आपका क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। सो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो कम्पीट करने लग जाते हैं क्रॉप से। ठीक है, क्रॉप में जो प्लांट्स होते हैं उनसे कम्पीट करने लग जाते हैं वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस और लाइट के लिए। सच दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, तो वो क्रॉप के ग्रोथ के लिए को अफेक्ट करती है। तो सम वीड्स interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings। और कभी कभी ये वीड्स जो होते हैं वो हार्वेस्टिंग यानी जो जब फसल पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो जब उनको कट करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय पे ये उनके साथ चले जाते हैं जो कि बहुत पॉइजनस होते हैं, और वो एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो सकते हैं। सो फार्मर एडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर जो होता है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे रास्ते अडॉप्ट करता है इस वीड को रिमूव करने के लिए और इसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। सो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अप रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। ठीक है, जब टिलिंग की जाती है, ठीक है, बिफोर, जब सोइंग करने यानी बीज को बोने से पहले जब जो क्या किया जाता है उसको टिलिंग की जाती है, उसकी खुदाई की जाती है। ठीक है, हेल्प ऑफ अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो वो जो प्लांट्स होते हैं, जो वीड्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपरूटिंग हो जाते हैं, मतलब ऊपर आ जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, विच में देन ड्राई अप एंड गेट फिक्स्ड विद द सॉइल। और वो क्या हो जाते हैं, वहीं सूख जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। सो द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो ये क्या होते हैं, सबसे बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, उससे पहले कि वो जो है अपना फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करे, उससे पहले जो है आप उसको रिमूव कर दें। सो द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर हम मैनुअल रिमूवल की बात करें वीड्स को, तो इसको जो है हम उखाड़ कर या फिर उसको कट कर कर जो है उसको ग्राउंड यानी ग्राउंड के थोड़े से ऊपर क्लोज टू द ग्राउंड जो है हम उसको टाइम टू टाइम अगर कट करते हैं या उसको उखाड़ते हैं तो वो जो है आपका मैनुअल रिमूवल होगा। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है खुरपी यूज़ करते हैं। मैनुअल तरीके से अगर हम खुरपी यूज़ करते हैं जो है जो आपके अनवांटेड जो आपके प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं उनको हम उस प्लांट या क्रॉप से अलग करने के लिए, या फिर जो है सीड ड्रिल जो होता है वो जनरली यूज़ होता है वीड्स को उखाड़ने के लिए, अपरूट करने के लिए। सो वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स और वेडिसाइड। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वीड को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल भी यूज़ होते हैं जिसको वेडिसाइड कहते हैं, जैसे लाइक 2,4-D। दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड। ये जो है क्रॉप में स्प्रे कर दी जाती है या फील्ड में स्प्रे कर दी जाती है ताकि वीड जो है वो मर सके। सो दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करती, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। सो द वेडिसाइड्स आर डाइल्यूट विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ ए स्प्रेयर। इसको जो है वेडिसाइड को जो है वाटर में घोला जाता है और उसको स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड में विद द स्प्रेयर। स्प्रेयर की हेल्प से जो है उसको फील्ड में स्प्रे कर दी जाती है, जिससे जो
जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि एक आदमी जो है, ये आपका स्प्रेयर है, ठीक है, और ये स्प्रेयर मशीन है, और स्प्रेयर के थ्रू ये आप देखोगे वो अपना पूरा चेहरा कवर किया हुआ है। तो स्प्रे करने से पहले जो है अपने आप को कवर करना पड़ता है ताकि आपको नुकसान ना हो। तो ये फील्ड में जो है इसको स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो सके, मर सके, ठीक है। As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetable growth of seed before flowering and seed formation. Spraying of weedicide may affect the health of farmers, so they should use this chemical very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of this chemical. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि weedicide are sprayed during the vegetative growth of weed बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, उसके पहले ही जो है आप वीड के फ्लावरिंग एंड सीड से पहले ही आप उसमें स्प्रे कर दें, ठीक है, वेडिसाइड, ताकि वो ये सब ना कर सके। और वेडिसाइड यूज़ करने के लिए जो है फार्मर को काफ़ी चीज़ें जो है ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो केमिकल होता है जो आपको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होती क्या है? सो हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो है ये क्रॉप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। तो एक्चुअली में हार्वेस्टिंग क्या होती है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो द कटिंग ऑफ ए क्रॉप, ठीक है, तो आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल मैच्योर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसकी कटिंग करनी क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग करती है, जिसको आप लोग कटाई बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप होता है उसको पुल आउट मतलब उखाड़ा जाता है, या फिर उसको ग्राउंड के क्लोज पर क्या किया जाता है? कट कर दिया जाता है। So it usually take 3 to 4 months for a cereal crop to mature। और ये जो क्रॉप होता है वो कम से कम 3 to 4 मंथ लगते हैं, क्या करते हैं? सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने के लिए, ठीक है। सो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। जो हार्वेस्टिंग जो होती है वो हमारी कंट्री में जनरली जो होते हैं सिकल के थ्रू, जिसको आप हशिया बोलते हैं। ये देखो, यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ये आपका सिकल है, जिसके थ्रू जो है हार्वेस्टिंग का काम किया जाता है। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या तो फिर जो है हार्वेस्टर एक मशीन होता है जिसके थ्रू जो है हार्वेस्टिंग का काम किया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्रॉप की हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके ग्रेन को उस ग्रेन सीड को क्या होता है? सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। तो फ्रॉम द चेप मतलब जो उसके ग्रेन होते हैं, ठीक है, उसको जो है भूसे से अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। आप लोगों ने इस क्लास में पढ़ा भी है कि थ्रेसिंग क्या होती है, पहले ज़माने में कैसे थ्रेसिंग होती थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फसल जब कट जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो फसल से जो है जो भूसा होता है उसको अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। सो दिस इज कैरिड आउट फ्रॉम द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। यानी ये जो है मशीन के थ्रू जो है अलग की जाती है, उस मशीन का नाम है कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट ए हार्वेस्ट एज वेल एज ए थ्रेसर। तो आजकल जो है हार्वेस्टर और उसको जो है थ्रेसर भी कहते हैं, जिसमें ये दोनों काम हो जाते हैं। वहाँ पे जो है फसलों की कटाई भी हो जाती है, और साथ ही साथ जो है थ्रेसर की सहायता से आपके जो भूसा और जो आपका जो ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका फिगर में दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। ये आपका एक कंबाइन है, मीन्स दोनों हैं, यहाँ पे हार्वेस्टिंग का भी है और थ्रेसिंग का भी है, ठीक है। यहाँ पे फसलों की कटाई भी हो रही है और साथ ही साथ ग्रेन को जो है भूसे से अलग भी किया गया है। पहले ज़माने में हम लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 6 में कि जो है विनोइंग के थ्रू जो है भूसे से अलग किया जाता था ग्रेन को, ठीक है। वहाँ पे हवा के थ्रू जो है जो लाइटर यानी भूसा जो होता है वो कहीं अलग जगह पे चले जाता था, और जो आपका ग्रेन है वो कहीं और जाके गिरता था। So farmer with small holding on land do the separation of grain and chaff for the winnowing। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि जो फार्मर जो ये नहीं होल्ड कर पाते, ठीक है, ये नहीं, जिनके पास लैंड बहुत कम होता है, तो वो अपने ग्रेन को भूसे से जो है विनोइंग के थ्रू जो है सेपरेट करते हैं,
जो हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ये इस तरीके से विनोइंग मशीन होता है, ठीक है। इसमें आपका जो है भूसा और जो है, क्योंकि इसमें लाइटर और हैवियर दोनों पार्ट होते हैं, तो हैवियर पार्ट नीचे गिर जाते हैं और लाइटर पार्ट जो है उससे थोड़ा सा दूर जाके गिर जाते हैं। तो ये आपका क्या है, एक विनोइंग मशीन के बारे में दिया गया है, जिसके थ्रू जो है आप भूसे से ग्रेन को अलग कर सकते हैं। अब ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हम लोगों ने देखा है कि आफ्टर 3 or 4 months to hard work, this come the day of the harvest, the sight of the golden field to standing crop। जो है हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद जो है 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब आपके घर पे फार्मर के घर पे ये जो है आता है अपना उनका क्रॉप आता है, तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, वो बहुत चाहता है कि वो थोड़ा सा एंजॉय करे। तो इसी से रिलेटेड कुछ जो है वो कुछ फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे कि आपका विद दी हार्वेस्ट सीजन और पोंगल हो गया, बैसाखी हो गई, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू, ठीक है। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो फसल कटने के बाद मनाई जाती हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है स्टोरेज, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने क्रॉप तो बना ली, क्रॉप तो हो गया आपका, ठीक है, आपने अच्छे से सॉइल प्रिपेयर किया, एक अच्छा सा क्रॉप जो है आपको अच्छी सी क्रॉप मिल गई, लेकिन आप उसको स्टोर कैसे करके रखते हैं। सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये जो है आपका प्रोडक्शन के बाद, क्रॉप के प्रोडक्शन का सबसे के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट टास्क होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी कीप्ड फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर जो आपने हार्वेस्टिंग की हुई है ग्रेन, वो उसको अगर आपको लॉन्गर टाइम तक रखना है तो दे शुड, आपको सेफ रखना होगा उसको, किससे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट यानी कीड़ों से, चूहों से और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से, उनसे आपको इनको सेव रखना पड़ेगा। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। जो आप हार्वेस्टिंग करके यानी कटाई करके जो आप ग्रेन लाते हो वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर आप जो है जो फ्रेश कटाई करके आप जो ग्रेन लेकर आते हो, अगर आप उसको ड्राई नहीं करते हो, दे मे गेट एक्सप्लॉइट और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज ऑफ और फ्रॉम जर्मिनेशन, ठीक है। तो अगर आप उसको ड्राई नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, उस पर जो है बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करने लग जाते हैं, एक्सप्लॉइट करने लग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं कि आप आपने फसल तो काट ली, ठीक है, लेकिन आप उसको कैसे स्टोर करके रखते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टोरेज इज़ अ प्रोड्यूस्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। फसल का स्टोर करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टास्क है। आप इफ़ द हार्वेस्टिंग ग्रेन आर टू बी कीप फॉर लॉन्गर टाइम, अगर आप जो हार्वेस्टिंग की हुई ग्रेन है उसको आप बहुत लंबे टाइम तक सेफली रखना चाहते हैं, तो आपको जो है उसको मॉइस्चर और कीट, रैट यानी चूहे हैं उन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको उसको सेफ रखना पड़ेगा। सो हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। जो आप लोगों ने जो आप जो कटाई करके जो लेके आते हो ग्रेन, वो बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर होता है, और अगर आप उसको ग्रेन को हार्वेस्टेड ग्रेन को अगर आप स्टोर करना चाहते हो विदाउट ड्राइंग यानी बिना सुखाए अगर आप उसको स्टोर करते हो, तो दे में गेट एक्सप्लॉइट, तो वो ख़राब हो जाएंगे, और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म, तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, या फिर जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पर अटैक कर देंगे। सो मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर द जर्मिनेशन। जो आपको जो है अनफिट कर देगा उसको जर्मिनेशन करने के लिए, यानी आपको अंकुरित करने के लिए। सो हैंस बिफोर स्टोरेज देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो अगर आपको उसको स्टोर करना है तो सबसे पहले जो है उस ग्रेन को प्रॉपरली जो है सन में रख कर जो है उसको उसके मॉइस्चर को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको ड्राई बनाना पड़ेगा। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्टिस, बैक्टीरियस एंड फंगाई। सो ये उसको जो है ये सब जो है इंसेक्ट हो गए, पेस्ट्स हो गए, बैक्टीरिया और फंगाई के अटैक से जो है क्या करेगी, उसको सेफ रखेगी। ये इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। यहाँ पे जो है ग्रेन को इस तरीके से सिलोज बने हुए होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, वहाँ पे जो है इनको स्टोर किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे बोरे होते हैं, ठीक है, उसमें भी ग्रेन को जो है स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन द गुनी बैग इन
गैरनेज, ठीक है, या गोदाम जिसको बोलते हैं। सो फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटेलिक बीन्स। जो फार्मर जो होता है वो अपने ग्रेन को जूट के बैग में या मेटेलिक बीन में स्टोर करके रखता है। सो हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज, जो मैंने आपको बताया। सिलोस मतलब जो मैंने अभी आपको ये ऊपर बताया था, बहुत बड़े बड़े ये बने हुए हैं जिनमें आपको ग्रेन को स्टोर किया जाता है। और अगर ग्रेनरीज की बात करूँ तो ये गोदाम जिसे बोल सकते हो आप, उसमें रखे जाते हैं टू प्रोटेक्ट देम, और यहाँ पे उनको सुरक्षित रखा जाता है फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, ताकि उनकी रक्षा हो सके रैट्स यानी चूहे और कीटों से। सो ड्राई नीम लीव आर यूज फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। अगर आपको घर पे स्टोर करना है फूड ग्रेन तो फिर उसमें जो है आपको ड्राई नीम की पत्तियां डाल देनी चाहिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोदाम स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपको जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन को रखना है गोदाम में तो आपको उसमें केमिकल कुछ ट्रीटमेंट करनी होगी जिससे जो है उसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जितने भी पेस्ट्स हैं उनसे जो है उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। अब इसी तरह से रिलेटेड यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल्स एक टेबल दी हुई है, एक एक्टिविटी है। एक तरीके से मैं बोलूँ कि ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपको इसको अपने नोटबुक में लिखना है और इसको कंप्लीट करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ फूड दिए हुए हैं और उसके सोर्सेज दिए हुए हैं। जैसे मिल्क जो है, मिल्क हमको किससे किससे मिलता है, काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, सी गोट से मिलता है, ठीक है, सी कैमल से मिलता है। तो इसी तरीके से आप फूड्स के नाम लिखोगे और वो आपको किससे किससे मिलता है ये आपको नोट डाउन करना है। तो ये आपका एक तरीके से बोला जाए तो होमवर्क है। After completing this table, you must have seen that like plant, animal also provide us with the different kind of food. जब आप ये टेबल कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet. जो बहुत सारे पीपल जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोस्टल एरिया यानी जो नदी किनारे रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं और जो फिश है उसको जो है अपने डाइट में मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने खाने में। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। हम लोगों ने पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो फूड है वो हमको प्लांट से मिलते हैं। We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. जो आपका वी हैव जस्ट सीन हम लोगों ने अभी पढ़ा इस चैप्टर में कि कितने सारे प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं एक क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स, जो बहुत सारे स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे सीड का सिलेक्शन करना, बुआई करना, ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजेशन डालना, फर्टिलाइज़र डालना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमको फॉलो करना पड़ता है। सेम ही एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उसी तरीके से एनिमल को जो एनिमल्स पाले जाते हैं घर पे या फिर फार्म में, उनको भी जो है प्रॉपर क्या दिया जाता है, फूड दिया जाता है, प्रॉपर आश्रय दिया जाता है, उसको घर दिया जाता है, प्रॉपर केयर किया जाता है, ठीक है। सो व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसके अगर हम जो है इसको बहुत ज़्यादा लार्ज दिस इज़ डन एन ए लार्ज स्केल, अगर हम इसको लार्ज स्केल में करते हैं बहुत ज़्यादा उसमें, तो इसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फॉर्म होते हैं या फिर घर में जो हम एनिमल्स अपने एनिमल्स जो फूड के लिए या फिर आपको जो फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर हम गाय की बात करें नेक्स्ट एग्जांपल, तो गाय को अगर हम रखते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर फूड देनी पड़ती है, उसको उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, उसको एक आश्रय दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आई होप आपको जो है ये बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।